viewers. Hope you people are fine. Today we are here for another video from Shafiq Academy's platform. I hope you are learning from our previous videos, and this video will also add up to your learning and knowledge. So today's video is based on the figures of speech. Basically, this term is applied to the writing and reading of poetry, but this can also be equally applied to the essay and other writings as well, right? It is not only limited to poetry, but can also be written in prose as well, right? तो बच्चों, आज की जो वीडियो हम करने जा रहे हैं ये फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर है, और ये इसका पार्ट 1 है, क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा हैं। तो एक तो ये कि बोर्ड छोटा है, इस वजह से मटेरियल इसके ऊपर कम आया है, और दूसरा ये है कि अगर हम सारे एक ही साथ कर लेते हैं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, वो फिर आपके लिए उसको फुल टाइम देना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम चंक्स में जो है वो इसको कर लेंगे इंशाल्लाह, 2, 3, 4 पार्ट्स में हम इसे इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो दिस इज पार्ट 1, राइट? सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। इट इज द टर्म्स और डिवाइसेस mean figures of speech are the terms or devices used by poets, writers and essayists to enrich their creations or writings. मतलब ये वो डिवाइसेस हैं या टर्म्स हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, जो शायर और मुसन्निफ हजरात, लिखारी हजरात और जो मजमून निगार होते हैं वो अपनी जो राइटिंग्स होती हैं, क्रिएटिव राइटिंग्स होती हैं, उनमें इन्हें इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? टू एनरिच देम, राइट? उनको ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, ठीक है? These provide them with an opportunity to achieve the best economy of words, phrases and sentences. तो इनसे क्या होता है कि बाज़ औक़ात बहुत सी लंबी बातों को, बहुत सी ज़्यादा बातों को वो बहुत थोड़े अल्फाज में कवर कर देते हैं, ठीक है? सो these 3 things, words, right, phrases and sentences are enriched, are used, right, to best use, to get the best use of these figures of speech, right? These also enable them to bring in a sufficient power and force to their writings. इनका पर्पस ये भी होता है कि वो अपनी राइटिंग्स को ज़्यादा फोर्सफुल बनाएं, ज़्यादा वो उनको पावर दें, ठीक है? उनकी राइटिंग्स में एक फोर्स आए, राइट? ओके। They also give a depth and attach wisdom and meaning to their poetry and writings. जाहिर बात है कि जब फिगर्स ऑफ स्पीच यूज होंगे, ठीक है, तो उसमें उन्हें बहुत सी हेल्प मिलेगी अपनी बातों को कन्वे करने में, अपने रीडर्स को सेटिस्फाई करने में, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर से बेहतर तरीके से कन्वे करने में वो कामयाब हो सकेंगे। So let's start with their types. So in part 1 we are going to discuss only simile and metaphor. तो बच्चों, ये दोनों जो टर्म्स हैं ये अप्लाई होती हैं कंपैरिजन के लिए। हम बहुत से ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं, और इनमें राइटर का जो पर्पस होता है वो यही है कि वो किसी तरीके से अपनी उस बात को जो वो कर रहा है, या उस स्टेट ऑफ माइंड को, या उस सिचुएशन को बेहतर से बेहतर तरीके में अपने रीडर्स को वो कन्वे कर सके, ठीक है? तो इनमें एक जो चीज है सिमिली, राइट? सिमिली जो है ये यूज होती है कंपेयर करने के लिए चीजों को, ठीक है? द कंपैरिजन ऑफ
two things by adding up as or like, right? As और like ये दोनों जो हैं ये क्या होते हैं, ये कंपैरिजन के तौर पे यूज होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये राइटर को, पोएट को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो सिचुएशन को या वो अपनी बात को बेहतर तरीके से कन्वे कर सके। जैसे वर्ड्सवर्थ जो है वो अपनी पोएम डैफोडिल जो है वो स्टार्ट करता है, तो उसमें वो कहते हैं कि आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ठीक है। तो वो एज अ क्लाउड यानी वो अपनी सिचुएशन को वो क्लियर कर रहा है, कन्वे कर रहा है, किसके साथ, मूवमेंट, ठीक है, ऑफ द क्लाउड, किसके साथ, क्लाउड के साथ, ठीक है। वो क्या कहते हैं, दैट मूव्स ओवर वेल्स एंड हिल्स, ठीक है, यानी जो वो फ्लोट करता है, वो जो मूव करता रहता है इधर से उधर, उधर से इधर, जिधर की हवाएं उसे ले जाती हैं। तो मेरे भी जहन में या मेरे भी माइंड में कोई ऐसा इमेज नहीं था कि मैंने कोई पर्पस लेके निकला हूं घर से, कहीं जा रहा हूं। आई जस्ट वॉज मूविंग एमलेसली, वेंडरिंग इज मूविंग एमलेसली। सो वो अपनी सिचुएशन को बेहतर तरीके से कन्वे कर पाया, किसके साथ कंपेयर करके, अपने आप को क्लाउड के साथ, ठीक है। सो द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स बाय एडिंग अप एज or like, this is the comparison on the basis of hidden qualities. For example, as busy as a bee. अच्छा, inner qualities होती हैं, ठीक है। He is as brave as a lion. अब एक आदमी वो ना तो अपने स्ट्रक्चर में, ना अपने कद काठ में, ना अपनी बॉडी में वो लाइन की तरह है, वो हो सकता है बिल्कुल पेंसिल थिन सा हो और इतनी सी हाइट का हो, ठीक है। तो हम उसे फिर भी कहते हैं कि ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। क्यों? इसलिए कि वो उसके अंदर एक इनर क्वालिटी है जो उसे लायन की तरह वो बिहेव करने या परफॉर्म करने की ताकत देती है या एबिलिटी देती है, ठीक है बच्चों। अच्छा, नो मूविंग ऑन टू मेटाफर, राइट। Metaphor is also a poetic device, right, and a figure of speech. तो metaphor जो है इसका यूजेज हम रियल लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं, सिमिली का भी बहुत ज्यादा करते हैं। That's why they are called as figures of speech, right? The figures are devices we use mostly in our daily life speech. हमारी गुफ्तगू में ऐसा है, कभी हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं अल्फाज में, तो इस तरह सिमिलीज के साथ करते हैं। उर्दू में इसे तशबीह कहा जाता है और मेटाफर को इस्तारा कहा जाता है, ठीक है। सो द कंपैरिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपरेंट क्वालिटीज, फॉर एग्जांपल ब्लैंकेट ऑफ स्नो। अब इसमें हिडन क्वालिटी जो है वो ब्लैंकेट में ना तो स्नो वाली है और ना ही स्नो में ब्लैंकेट वाली है, ठीक है। दोनों का एक अपोजिट रिलेशनशिप है। लेकिन अब जो स्नो पड़ी हुई है जाहिर है कि हिली स्टेशंस में होती है, ठीक है। प्लेन एरियाज में तो बहुत कम है, दुनिया में हो शायद, लेकिन पाकिस्तान में हम अगर देखते हैं तो इट इज ओनली विद द नॉर्दर्न एरियाज, जहाँ पे जो स्नो है वो सीजनल होती है, स्नोफॉल होती है। तो अब देखें कि वो किस तरह अप एंड डाउन उसके जॉर्ड्स होते हैं, वो ऐसे कहीं से रेज्ड है, ठीक है। तो जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट, जैसे कि बिछा हुआ होता है, ठीक है, उसी तरह वो स्नो जो है वो हमें पहाड़ों के ऊपर या पहाड़ियों के ऊपर, वो हिली एरियाज में फील होती है, कहीं प्लेन प्लेसेस के ऊपर भी होती है, नीचे कहीं वो स्टोन्स हैं या कहीं छोटे छोटे टीले हैं, तो उनके ऊपर वो जैसे पड़ी हुई होती है, ऐसे वो क्या है, वो हमें इम्पैक्ट देती है जैसे कि ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सिमिलीज को हम मेटाफर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और मेटाफर्स को सिमिलीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। हम जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि
blanket of snow, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कि he was aligned in the war, या he proved himself to be lying in the war। ये मेटाफर है बच्चों, लेकिन he fought like a lion in the war, ये सिमिली है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह आपको एक सिमिलीज का सेट मिल जाएगा पूरा। आप अगर इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करें तो आपको एक सेट मिलेगा जिसमें एज के साथ आगे एक चीज होगी, जैसे दूसरी चीज होगी, ठीक है। इसी तरह जैसे कि हमने ये किया है, बिजी एज अ बी, ठीक है। तो इसी तरह एज कोल्ड एज डेड, ठीक है। एज वीक एज पेल एज अ वीक, ठीक है। एज पेल एज वीक, जैसे एक आदमी है वो पीला है तो वो उसका हम कंपैरिजन करते हैं। मे बी आई एम लिटिल बिट डिस्ट्रैक्टेड हियर, बट यू विल हैव अ लॉट ऑफ रेंज ऑफ दीज सिमिलीज। आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, बहुत सी ग्रामर की बुक्स हैं, वहां से भी आपको ये मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने नॉलेज को थोड़ा सा एनरिच कर सकते हैं इस तरह थोड़ी सी एक्स्ट्रा रीडिंग करके, और जब आप भी लिखें तो आपको भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगी कि आप इन चीजों को, सिमिलीज को, मेटाफर्स को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लिस्ट है यहाँ पे, एक छोटी सी दी हुई है, इसमें हम ये देखते हैं कि एक्सरसाइज है, इसमें आप लोगों को कुछ चीजें दी जा रही हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे एज सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आज की हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन मैं कुछ चीजें जो है वो पढ़ रहा हूं बुक से, आप लोगों ने उनको आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। वेदर दे आर सिमिलीज और मेटाफर्स। टाइम इज मनी, राइट। एज बिजी एज अ बी, ये वो एग्जांपल है जो हमने कोट की हुई है। उसके बाद एज जेंटल एज अ लैम्प, ठीक है। द हार्ट ऑफ लायन, द एप्पल ऑफ माय आई, एज कनिंग एज अ फॉक्स, राइट। एज वाइज एज एन ओल, blanket of snow. This is once more we have done with the example of metaphor, and the last one is as black as a crow, sorry. So you have to identify which phrases are as similes and the other one which are the metaphors, right? तो बच्चों ये एक अच्छी हेल्दी एक्सरसाइज होगी, आप इसको आइडेंटिफाई करके मुझे कमेंट सेक्शन में इनको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि विच वर्ड्स आर फ्रेजेस आर द सिमिलीज एंड विच आर द मेटाफर्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पर्सोनिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है इमेजरी को डिस्कस करेंगे, हाइपरबोली, understatements, antithesis, oxymorons, all these words they are the figures of speech। हम further इनको parts wise करेंगे। definition तो हमने और इनका यूजेज तो हमने देख लिया इस वीडियो में। आगे फिर हम इनको सिर्फ जो है वो continuity में लेके चलेंगे पार्ट वाइज। तो जो भी फिर उसको समझना चाहे definition और यूज को, वो फिर फर्स्ट पार्ट पे आ जाए, और फिर उसके बाद ये एक रेंज होगी, एक लिस्ट होगी जिससे वो इसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज आप इन दो चीज़ों को, सिमिली और मेटाफर को समझ चुके होंगे, और इन डेफिनेशंस को बेशक आप रिपीट कर लें, कहीं आप इनको लिखना चाहते हैं लिख लें। आपके होमवर्क में, क्लास वर्क में ये चीज़ें आती हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं, और एक बेहतर वे से इन चीज़ों को एक्सप्लेन और एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के साथ इतना ही। आई होप के इट विल बी वेल अंडरस्टैंडेबल फॉर यू।
अगली वीडियो तक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और नए टॉपिक के साथ आएंगे, नई लिस्ट के साथ आएंगे। आई बिलीव के 2 or 3 वीडियोस विल टेक इट, मे बी सम मोर वन। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो साइड्स में स्पेस है इसके अकॉर्डिंग एक फुल शीट हमारे पास हो, ताकि हम उसको जो है वीकेंड पे कोशिश करेंगे कि इसको हम मैनेज कर लें, ताकि हमारा जो फुल व्यू है उसका वो व्हाइट बोर्ड का बने। तो इजाज़त दें इस वीडियो से, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक हम फिर जो है वो मुलाकात होगी एक टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।